टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर एक से बढ़कर एक तरीके आपको बताते हैं टैक्स बचाने के। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और हम और गौरी आपको टैक्स के कई सारे ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे कई बार आप वाकिफ नहीं होते हैं या फिर ज़्यादा टैक्स चुका देते हैं। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के शो में क्या है खास। इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होने में क्यों हो रही है देरी, आपको किन बातों का रखना है ख्याल। फॉरेन रेमिटेंस पर आयकर विभाग की है पैनी नज़र, क्या सावधानी बरतने की है ज़रूरत। और साथ में भी बताएंगे कि अगर आपने ज़्यादा सैलरी पर चुका दिया है अतिरिक्त टैक्स तो कैसे मिलेगा रिफंड। इन सारे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और उसको वेरीफाई कर दिया है तो निश्चिंत मत होइए, बार बार ये चेक ज़रूर करिए कि आपका ITR प्रोसेस हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, तो इस पे गौरी से समझेंगे। गौरी, ये ITR भर दिया, उसको वेरीफाई भी कर दिया, फिर भी हमें चौकन्ना रहना है क्या? बिल्कुल लक्ष्मण, जैसे हर बार हम कहते हैं कि ITR भर दिया, यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ, वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा। अब आपने वेरीफाई भी कर दिया लेकिन तब भी आपका काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस साल स्पेशली बहुत सारे नोटिसेस इशू हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे अभी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है। यानी कि लास्ट ईयर तक अगर इस टाइम तक मैक्सिमम रिटर्न्स प्रोसेस हो गई थी, तो अभी इस टाइम तक अभी भी 25 से 26% रिटर्न्स प्रोसेस नहीं हुई हैं। तो जिनका तो रिफंड आना होता है वो तो बार बार चेक करते रहते हैं कि प्रोसेस हुई कि नहीं हुई। लेकिन अगर आपका रिफंड नहीं भी है तो भी आपको चेक करना है कि प्रोसेस हुई कि नहीं हुई। हुई तो डिपार्टमेंट ने किस तरह से प्रोसेस की, आपकी कोई डिमांड तो नहीं रेज की है। क्योंकि कई बार ये देखा है कि जो लोग बाहर किसी प्रोफेशनल की एडवाइस के सर्विसेज से अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, कई बार उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया होता है या आपने किसी रिलेटिव का दिया होता है, आप उसको चेंज ही करना भूल जाते हैं। आपकी इंटीमेशन या डिमांड की जो भी नोटिस है वो भी उसी ईमेल आईडी पे जाएगा हो, और उसकी एक टाइमलाइन होती है आपको रिप्लाई करने की, वो निकल जाएगी। और इस साल लक्ष्मण मैं बता दूं कि बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं, भर भर के नोटिस आ रहे हैं। नोटिस क्यों आ रहे हैं? प्रोसेस नहीं होने की वजह से कि नहीं? देखिए, प्रोसेस जिनकी हो गई है उनको आ रहे हैं हर तरह के अलग अलग थे। और डिफेक्टिव रिटर्न का सबसे ज्यादा नोटिस आ रहा है। यानी कि आपको डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि आपने जो रिटर्न सबमिट किया है वो डिफेक्टिव है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको एक टाइम दिया जाएगा 15-20 दिन का, इसमें आपको उसको रिवाइज करके फाइल करना है। और बहुत सारे छोटे छोटे नोटिसेस हैं, मिसमैच है, डिमांड रेज हो रही है। कई केसेस में अगर आपका रिफंड नहीं आया तो हो सकता है आपका बैंक वैलिडेटेड नहीं है, या हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंट ने बोला है कि आप कंफर्म कीजिए दोबारा से कि आपने रिफंड सही क्लेम किया है ना। तो इसमें प्रोसेस, अगर सपोज करिए प्रोसेस हमें वेबसाइट पे दिख जाएगा, अगर मैं अपना लॉगिन करके देखूं तो पता चल जाएगा कि प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर प्रोसेस नहीं हुआ है तो कोई टाइमलाइन है क्या, कितने दिन के अंदर प्रोसेस हो जाना चाहिए? देखिए, वैसे तो डिपार्टमेंट के पास बहुत समय है प्रोसेस करने का, तो टाइमलाइन की तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहा था, तो डिपार्टमेंट ने एक उम्मीद जगा दी टैक्स पेयर्स के बिल्कुल के मन में कि बहुत जल्दी हम इसको प्रोसेस करते हैं। उस मुकाबले अगर मैं देखूं तो बहुत देर से प्रोसेस हो रही है। तो प्रोसेस जब तक नहीं होता तब तक एक सांस अटकी रहती है, और उसके बाद भी उसको खोल के चेक करना कि किस तरह से प्रोसेस हुई है, वो बहुत जरूरी है। ये कि आपने लॉगिन करके खोल के देख सकते हैं। लॉगिन करके जहां पे आपकी रिटर्न फाइल्ड है वहां पे आपको दिखा देगा कि कौन सी डेट पे प्रोसेस हुई है, और आपका प्रोसेस्ड विद डिमांड है या प्रोसेस्ड विद रिफंड है या प्रोसेस्ड विद नो डिमांड नो रिफंड, क्लियरली आपको प्रोसेस्ड विद नोटिस भी कह सकते हैं क्या? देखिए, वो इंटीमेशन, यूजुअली इंटीमेशन आई होगी 143(1)(a) की या 143(1) की, वो आपको नीचे वहीं पे डाउनलोड का टैब दिख जाएगा। उससे डाउनलोड करके, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी होती है, उसको खोल के पूरा देखिए कहाँ डिफरेंस आ रहा है, अगर कोई डिफरेंस तो मुझे लगता है कि प्रोसेस जो है ये बहुत कह सकते हैं एक बड़ा स्टेप है ये जानने के लिए कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो रिफंड बनता है कि नहीं बनता है। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से रिफंड बनता है तो कितना बनता है, डिमांड बनता है क्या, वो भी आपको प्रोसेस होने के बाद डिटेल पता चलेगा। तो आप ज़रूर नज़र रखे रहिए अपने लॉगिन करके वेबसाइट पे इनकम टैक्स या फिर अपने ईमेल पे कि प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ था क्या, कोई डिमांड तो नहीं आ गया है। तो ये एक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद मुझे लगता है अंतिम चरण है, इसको करना ना भूलें, इस पर ज़रूर अपनी नज़र रखें। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं परेल मुंबई में, जहाँ से प्रवीण जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रवीण गोडबोले साहब, गोडबोले साहब नमस्कार। नमस्ते लक्ष्मण जी। नमस्ते गौरी मैडम। नमस्ते। बताएं क्या उलझन है आपकी? अच्छा, मैंने वर्ष 2016 में
सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, अच्छा, तो उसका मैच्योरिटी का पेमेंट मुझे इसी महीने मिल गया है। ठीक है। ना, अब ये मैच्योरिटी पेमेंट में मुझे कैपिटल गेन हुआ है काफी, जो कि बॉन्ड की शर्तों के हिसाब से इस कैपिटल गेन पे कोई टैक्स पेएबल नहीं होगा। अब मेरा प्रश्न ये है कि इस अगले वर्ष जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा तो ये कैपिटल गेन मुझे उसमें दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, और अगर दिखाना है तो कहाँ दिखाऊं, क्योंकि ITR 2 में मुझे ऐसी कोई प्रोविजन दिखाई नहीं दी जहां मैं इस तरह का टैक्स फ्री कैपिटल गेन दिखा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि आपको दिखाना है या नहीं दिखाना, तो बिल्कुल दिखाना है। हालांकि ये गेन, जैसे आपने कहा कि मैच्योरिटी पे आपने रिडेम्पशन ली है, तो आपका जितना भी गेन है वो सारा टैक्स फ्री है, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। लेकिन ये अमाउंट भी काफ़ी बड़ा है, और खैर अगर छोटा अमाउंट भी होता तो भी आपको इसको रिटर्न में दिखाना ज़रूर है। टैक्स नहीं देना होगा आपको, इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, बस एक रिपोर्टिंग चली जाएगी डिपार्टमेंट के पास कि ये आपको प्रॉफिट हुआ है इस तरीके से। तो एक शेड्यूल होता है EI एग्जेम्प्ट इनकम, उसमें आपको दिखाना होगा कि ये आपको सोवरन गोल्ड बॉन्ड से आपको ये जो डिफरेंस ऑफ कैपिटल गेन है वो आपने रिसीव किया है। इसमें एक तो लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपने डिक्लेयर करना ही है, चाहे आप उसको एग्जेम्प्ट इनकम में कर रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी इनकम, क्योंकि अब आपके इनकम हुई है तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे, और सरकार की नज़र आजकल इनकम से ज़्यादा खर्चों पे है, तो जहां आप ज़्यादा खर्चा करेंगे और आपकी इनकम टैली नहीं होगी, आपको नोटिस आने का डर हो जाता है। तो आप अपना दिखाते हैं अगर कि एग्जेम्प्ट इनकम ये वाला अमाउंट भी, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है, आपको मिली है, तो उस केस में आप खुल के खर्चा भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको दिखाना है, और ITR 2 में पूछ रहे थे कोई कॉलम नहीं, लेकिन होता है। देखिए, डिपेंड करता है कि कौन सी ITR फाइल कर रहे हैं। हर ITR में एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम आपको मिल जाएगा। गोडबोले साहब, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? नहीं जी, उलझन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब चलते हैं कानपुर, जहां से मनोज कुमार मिश्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार टैक्स गुरु साहब जी, बताएं क्या उलझन है आपकी? सर जी, मेरा प्रश्न ये है सर कि मुझे अपनी पेंशन का एरियर मिलेगा इसी फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। जो कुछ लाख रुपए हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि वो क्या एक ही फाइनेंशियल, आज की जो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें ही पूरी इनकम जोड़ी जाएगी, उस पर टैक्स कटेगा, या उसको बाइफरकेशन करके जो पीछे की जो ईयर जो बीत गए हैं उसमें उसको बाइफरकेट किया जाएगा? तो क्योंकि अगर एक साल में ही जोड़ देंगे पूरी इनकम, तो हमारा जो कैटेगरी है टैक्स की वो 5% से बढ़ के एकदम से 30% तक पहुंच सकती है। अच्छा, ठीक है, आपकी समस्या समझ गए। गौरी बताएं, गौरी क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये जो एरियर्स मिलते हैं ये बहुत कॉमन होते हैं, स्पेशली जैसे सरकारी नौकरियों में कई बार एरियर्स देखा है कि एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। तो इसके लिए एक अलग सेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट में है, सेक्शन 89, जहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप पूरी इनकम इस साल में दिखा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। वहीं आप हर साल में थोड़ी थोड़ी, जैसे जिस साल को वो पर्टेन करती है उस साल के हिसाब से दिखाएंगे तो टैक्स उतना नहीं बनेगा। लेकिन अब पुराने सालों की रिटर्न तो आप भर नहीं सकते, भरनी तो आपको इसी साल होगी, तो सरकार आपको रिलीफ दे देगी। वो रिलीफ कैसे मिलेगा? वो रिलीफ मिलेगा सेक्शन 89 से, और उसका एक डॉक्यूमेंट आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलेगा। वो डॉक्यूमेंट लेना आप मत भूलिएगा। इसी के साथ जब आप रिटर्न भरेंगे और सेक्शन 89 की आप रिलीफ लेंगे तो एक एडिशनल फॉर्म आपको भरना होगा। वो फॉर्म भी आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे मिल जाएगा, और उसको भरना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा तो सेक्शन 89 का रिलीफ जो डिपार्टमेंट है उसको रिजेक्ट कर देगा। तो दो चीज़ें हो गई, एक आपने अपने एम्प्लॉयर से वो कैलकुलेशन लेनी है 89 रिलीफ की, और दूसरा एक एडिशनल फॉर्म भरना है, और इस साल की रिटर्न में आप वो रिलीफ लेके कम टैक्स दिखा के अपना रिटर्न भर सकते हैं। तो इसमें रिलीफ किस तरह की मिलती है? क्या वो कर देते हैं? नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं होता। वो एक कैलकुलेशन होती है जिसमें हर साल में कितना टैक्स बन रहा था, इस साल में पूरा दिखाने पे कितना टैक्स बन रहा है, उसका डिफरेंस लेके रिलीफ कैलकुलेट होता है। थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन है, इसीलिए वो जो डॉक्यूमेंट आपको एम्प्लॉयर देगा उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो मुझे लगता है किसी टैक्स एक्सपर्ट के बिल्कुल, देखिए सेक्शन 89 में यूजुअली सलाह ले लेनी चाहिए। मनोज जी समझ गए जो गौरी ने लेंगे हमसे ज्यादा, तो क्या बाद में रिफंड होगा मुझे?
नहीं, देखिए जब आप रिटर्न फाइल करेंगे इसी साल की, उसी में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, रिफंड नहीं होगा। लेकिन उसकी कैलकुलेशन जब रिलीव करेंगे तो इस हिसाब से होगी। पहला हम अज्यूम कर लेंगे वो इनकम आपकी हर साल के हिसाब से हुई, और दूसरा हम देखेंगे कि इस साल में टोटल आ गई, उसके डिफरेंस के हिसाब से रिलीफ इसी साल मिलेगा, रिफंड नहीं आएगा बाद में। इसी साल आप देंगे ही कम टैक्स। मतलब ये कि आप जो जानना चाह रहे थे कि हम लोग पिछले साल का जो था उसको अब कैसे अलग अलग रिटर्न फाइल करेंगे क्या, तो वो नहीं, वो रिलीफ जो होगा उसमें कैलकुलेशन खुद ब खुद कर लेगा कि पिछले साल में आपको मिली आमदनी पे इतना टैक्स बनना चाहिए था, तो इतनी देनदारी बनती, तो वो आपको एक मुश्त जो आप ऊंचे वाले ब्रैकेट में चले जाते हैं वो अब नहीं जा पाएंगे, उसका फायदा ये होगा। तो ये सेक्शन 89 का ख्याल रखिए। दूसरा, एम्प्लॉयर से रिलीफ का पूरा डॉक्यूमेंट मांगिए, जिसके आधार पे आप अपना सेक्शन 89 के तहत रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत होगी तो हम लोग यहाँ पे हैं, आप फ़ोन करेंगे या फिर मेल करेंगे tax@moneycontrol.com पे, तो आपकी समस्या को सुलझाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग राजकुमार गर्ग साहब के पास, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल है। हमारे साथ गौरी बैठी हुई है, टैक्स एक्सपर्ट है। हाँ। मैंने एक रेजिडेंशियल प्लॉट लिया था मेरी वाइफ के नाम से। अच्छा, हेलो, ठीक है। हाँ ठीक है, रेजिडेंशियल प्लॉट लिया था 2024 में। उसमें अच्छा। मैंने कुछ अपनी अमाउंट डाल दी थी, 30 लाख, 27 लाख उन्होंने अपना डाला था। 30 लाख मैंने उनको गिफ्ट किया था पहले, उन्होंने अच्छा। पेमेंट कर दी थी आगे। हाँ। तो मैंने एक प्लॉट बेचा है, क्या उसका वो कैपिटल गेन एडजस्ट होगा उसमें? आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है 2024 में? रेजिडेंशियल प्लॉट, हाँ प्लॉट लिया है, रेजिडेंशियल प्लॉट लिया है, रेजिडेंशियल प्लॉट लिया है। और फिर इन्होंने और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है कब की? मैंने अभी रेजिडेंशियल प्लॉट ही बेचा है एक अपने नाम, अपना तो प्लॉट। आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के प्लॉट लेना चाहते हैं? नहीं, रेजिडेंशियल प्लॉट इन्होंने बेचा है और रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा है। लिया है, उसमें मैंने 30 लाख डाला था और वो 30 लाख मैंने आज गिफ्ट वाइफ को दिया था, उन्होंने आके पेमेंट कर दी। देखिए इन आइदर केस थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है, क्या बेचा क्या खरीदा, पर जो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा है इनकी वाइफ ने। अप्रैल जो इन्होंने जानकारी दी थी मेल में भी कि 2024 में रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा है इनकी वाइफ ने। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन गिफ्ट के तौर पे वाइफ को किया। क्यों राजकुमार जी, यही कहना चाह रहे हैं ना? ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इससे उसके बाद अगस्त में आकर के इन्होंने एक रेजिडेंशियल प्लॉट बेचा है। आप कहते हैं बेचने से जो कैपिटल गेन हुआ, क्या हम उस खरीदने वाले के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं, देखिए दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन 54, एक सेक्शन 54F। दोनों ही केस में जब आपका गेन होता है, चाहे वो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के खरीदना चाहें कुछ, या आप कोई और एसेट जैसे आपने प्लॉट बेचा या गोल्ड या शेयर्स या कुछ भी, तो उस केस में आपको खरीदनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि आपने प्लॉट खरीदा है तो आपका किसी भी तरह का गेन, या तो आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची हो, आपने गोल्ड बेचा हो, आपने प्लॉट ही बेचा है या शेयर्स बेचे हैं, आपने कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचा है, उसको बेचने के बाद अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट सेक्शन 54 और 54F में नहीं मिलेगा। इससे बेटर ये है कि या तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लीजिए उस प्लॉट पे विदिन 3 इयर्स, उसकी भी टाइमलाइन है, और जब तक आप वो कंस्ट्रक्ट करेंगे आपको वो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखना होगा। और या फिर आपका जो कैपिटल गेन है वो सारा आप 54 गेन क्या, एक्चुअली आपने प्लॉट बेचा तो आपको पूरा ही प्रोसीड्स अपने 54EC में आपको बॉन्ड्स मिलते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना होगा। हालांकि उसमें 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आप कर नहीं पाएंगे और उसमें छोटा मोटा आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि टैक्सेबल होता है। तो इस तरीके से आप अपना टैक्स बचा पाएंगे, लेकिन प्लॉट अगर आपने लिया है वो आपको कहीं से टैक्स बचाने में मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि इसमें 2 सवाल है मेरे कि एक तो प्लॉट बेच के जो कैपिटल गेन्स हुआ है उसको आप सेट ऑफ करने के लिए प्लॉट नहीं खरीद सकते। नहीं, आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है, भले आप प्लॉट बेचा हो आपने, चाहे कुछ भी बेचा है आपने। तो इन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट ही खरीदा है, तो इस वजह से लेकिन प्लॉट है, प्लॉट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होती। तो वहां पे आपको या तो आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए विदिन 3 इयर्स, उसी प्लॉट पे कर लीजिए, 3 साल के अंदर अंदर आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो बेनिफिट मिल जाएगा। गर्ग साहब कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू सो मच। इसमें क्या होता है कि जैसे कि इनकी वाइफ ने लिया प्लॉट,
तो उस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इनको मिलेगा बेनिफिट? देखिए उसमें जैसे कि इन्होंने बताया कुछ पैसा इन्होंने दिया है कि अच्छा, तो joint- अब उसमें क्या होता है कि हस्बैंड की, अगर हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट दिया है तो क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, जो हमने कई बार जैसे डिस्कस किया। अगर लोन दिया होता तो हम कर सकते थे। अब उसमें फिर देखना होता है कि वाइफ ने उसको रीपे किया कि नहीं, वाइफ की अपनी इनकम है या नहीं, क्योंकि उस केस में फिर हस्बैंड डीम्ड ओनर माने जा सकते हैं। अच्छा, तो और अगर वाइफ की इनकम है तो वाइफ के नाम पे होगा। चलिए, तो ये है बड़ी मतलब पेचीदगियाँ हैं इसमें कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदें, क्या बेचें, कैसे खरीदें ताकि कैपिटल गेंस का फ़ायदा यहाँ पे उठा सके। तो ये सारी बारीकियाँ गौरी ने बखूबी समझा दी है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि फॉरेन रेमिटेंस पर इनकम टैक्स की नज़र किस तरह से बरतें, सावधानी बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जैसा अभी मैंने पहले भी कहा कि सरकार की नज़र इनकम से ज़्यादा आजकल उस चीज़ पे है कि आप पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। अब ये फॉरेन रेमिटेंस पे आप देखेंगे तो पहले टीसीएस का प्रोविज़न था, उसमें टीसीएस का रेट बढ़ाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस साल सरकार की नज़र ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस पे है। हालांकि हर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पे सरकार की नज़र है और आपको नोटिस आ सकता है। इस साल कह सकते हैं खास नज़र है फॉरेन रेमिटेंस पे। तो अगर आपने 6 लाख से ज़्यादा का फॉरेन रेमिटेंस किया है तो कहीं ना कहीं सरकार के नज़रों में आप आ गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको नोटिस आएगा अगर आपने 6 लाख से ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस की है। तो नोटिस कब आएगा? जैसे देखा गया कई लोगों ने अलग अलग बैंक से छोटा छोटा अमाउंट रेमिट कर दिया, हालांकि उनकी रिटर्न पिछले कई सालों से अगर देखेंगे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की जा रही है। तो अब सरकार आपसे पूछना तो चाहेगी कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से, जब आपकी इतनी इनकम ही नहीं है और आप इतना बड़ा अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रेमिट कर रहे हैं देश के बाहर, तो ये पैसा कहाँ से आया। तो इस केस में जहाँ पे भी आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट रेमिट किया है और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न उस अमाउंट को जस्टिफाई नहीं कर पाती है, उस केस में आपके पास सरकार अलग अलग कुछ सेक्शंस हैं जिसमें नोटिस भेज सकती है और आपसे इंफॉर्मेशन और मांग सकती है देखने के लिए कि आपने जो रिटर्न अपनी भरी है वो सही है कि नहीं और कहीं आपने टैक्स इवेजन तो नहीं किया है। अगर वो रिटर्न बिल्कुल ठीक है, आपने कोई टैक्स इवेजन नहीं किया है और आपने जो पैसा बाहर भी भेजा है वो भी टैक्स पेड मनी से है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मिसमैच आया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी, और पेनल्टी बहुत हाई है और टैक्स तो खैर लगेगा ही, तो बहुत बड़ा अमाउंट सरकार आपसे रिकवर कर लेगी। तो कुल मिला के ये देखना चाहते हैं कि जितनी आपकी आमदनी है, जो आमदनी आपने दिखाई है, क्या उसके हिसाब से आपका फॉरेन रेमिटेंस मेल खाता है कि नहीं खाता। मेल नहीं खाता तब मुसीबत में पड़ेगा, वरना कोई दिक्कत है, निश्चिंत रहिए। चलिए अब चलते हैं अलीगढ़, जहाँ से अशोक कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी, बताएं क्या उलझन है आपकी? मेरा सवाल ये है कि गलत वेतन निर्धारण की वजह से मुझे अधिक वेतन मिल रहा था पिछले 10-12 साल से। अच्छा। और मैं 30% के स्लैब में था, टाइम से इनकम टैक्स दे रहा था। अब वेतन की रिकवरी के आदेश हुए हैं जो 15-16 लाख रुपए करीब बैठ रही है। अच्छा, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जो मैं टैक्स पे कर चुका हूँ तो मेरा वापस मिल जाए? बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प सवाल है गौरी। देखिए अनफॉर्चुनेटली इसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी प्रोविज़न नहीं रखा है। तो अगर आपने अब इतने सालों से आपने ज़्यादा सैलरी ली है, आपने उसके ऊपर टैक्स भी चुका दिया है, अब पिछले कुछ सालों की रिटर्न तो आप रिवाइज़ भी नहीं कर सकते। अब तो जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज़ करने का टाइम है वो भी बहुत कम कर दिया है। तो आपके पास इनफैक्ट पिछले साल की रिटर्न रिवाइज़ करने का भी अब प्रावधान नहीं है। तो आप कहीं भी पीछे रिवाइज नहीं कर पाएंगे और आप इस साल के रिटर्न में पीछे का क्लेम कर ले, ऐसा भी कोई सेक्शन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपका लॉस है। इसमें आपको अपने एम्प्लॉयर से ही थोड़ा सा बात करनी होगी कि अगर उनकी गलती की वजह से हुआ है तो आपको क्यों ज़्यादा भुगतना पड़े और एटलीस्ट वो टैक्स का अमाउंट आपसे वापस ना लें जितना आप टैक्स दे चुके हैं। यही बेस्ट सोल्यूशन होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें कोई रिलीफ नहीं देगा। लेकिन ये तो बड़ी गलत बात है। मतलब किसी वजह से अगर सैलरी ज़्यादा मिल गई, आपने टैक्स ज़्यादा काट लिया, अब सैलरी को रिवाइज करके डाउनवर्ड रिवीजन हो रहा है, तो आप तो टैक्स जो काटे वापस करिए हमें। देखिए यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बहुत ही टिपिकल केस है कि ज़्यादा सैलरी दे दी। कोई भी एम्प्लॉयर ज़्यादा सैलरी देता नहीं है यूजुअली। नहीं, कई बार सरकारी नौकरी में ऐसा होता है कि कैलकुलेशन गलत हुआ या फिर कोर्ट के कोई ऑर्डर आ गए। इतने सालों तक ना, आप देखिए कुछ टाइम तक हुआ, वो आप रिवाइज कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन है। कितने साल तक का था अशोक जी आपका? जी करीब 17-18 साल का है। 17-18 साल गवर्नमेंट सर्वेंट थे क्या? जी 17-18 साल पहले ही फिक्सेशन हुआ था।
ओह, ये तो लेकिन इस बहाने यूनिक केस आया है, तो इनकम टैक्स विभाग से हम लोग अपने शो के जरिए अपील तो कर ही सकते हैं कि ऐसे केस को देखें कि ऐसा कुछ होता तो टैक्स पेयर्स कम से कम नुकसान में तो पहले ही हो गया, उसकी सैलरी कम हो गई, ऊपर से टैक्स का जो कटा वो भी वापस नहीं कर रहे हैं। इसका कोई प्रावधान निकाला जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शो को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी देख रहे होंगे और शायद इस पर कुछ गौर करें, कुछ ऐसा कुछ रास्ता निकाला जाए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन का फायदा लेने का क्या है तरीका, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।